ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड, हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए, दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना हो, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व three decisions: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इससे पहले वाले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा फोकस है सेकंड डिसीजन पर, और वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये डिसाइड किया कि हम जो अपने फंड्स किन फिक्स्ड एसेट्स में या किस प्रोजेक्ट में या किस प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, जहां कम रिस्क होगा, मैक्सिमम कैश फ्लो, मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट होगा। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, यानी उन फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर दैट, और उसके लिए हमें लेना होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स क्या है? इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड, यानी हम इस चीज को डिसाइड करने जा रहे हैं कि जो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड हैं बाय बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड, यानी उनको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस, यानी बिजनेस में जो हमें फंड्स चाहिए, जो हमें फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट मशीन को एक्वायर करने के लिए फंड्स चाहिए, उन फंड्स का हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे? थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये भी समझ लीजिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। अब हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मेक चॉइस फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि हमें जो टोटल फंड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रिक्वायर्ड हैं, कितना पैसा इक्विटी शेयर से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना डिबेंचर को इशू करके, कितना हम बैंक से लोन रेज करके, और रनिंग बिजनेस में कितनी फाइनेंसिंग हमें करनी है रिटेन्ड प्रॉफिट्स के थ्रू। तो इज दैट सो इजी? नो। इसके लिए भी, यानी वाइल मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कि विच सोर्स इज टू चूज, किस सोर्स को हमने चूज करना है, किससे कितना पैसा ऑब्टेन किया जाए, अरेंज किया जाए। इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसके लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन शेयर्स, उसकी कॉस्ट, रिस्क इन्वॉल्व, फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम माइंड में रखेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन फाइनेंसिंग डिसीजन इज फाइनली टेकन, इट इज मेड। तो हम क्या करें? इसके लिए हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर वी हैव कॉस्ट। यस, देखिए, वट एवर टास्क यू वॉन्ट टू स्टार्ट, कोई भी आप काम करें, सबसे पहले वैसे भी मन में क्या आता है? इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो कोई भी हमारा सोर्स है, देखिए प्रेफरेंस शेयर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर्स हाउएवर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स तो हैं, because their position is very risky, they expect high rate of dividend. Retained earnings also very cheap source, no cost source है, but how to make that a decision, उसके बारे में भी सोचना है। तो हमें क्या करना है? सभी सोर्सेज, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बैंक लोन, रिटेन्ड अर्निंग्स, इनकी जो भी कॉस्ट है उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है, और जो सबसे लेस कॉस्टली सोर्स होगा दैट इज अडॉप्टेड बाय अस, उससे हम मनी को अरेंज करेंगे। बट
दिस इज नॉट ओनली द वन फैक्टर, ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं जिसको कंसिडर करना है, अदर फैक्टर्स भी हैं। सेकंड फैक्टर कौन सा है देखिए स्टूडेंट, रिस्क इन्वॉल्व। देखिए इक्विटी शेयर इशू करने में कोई रिस्क नहीं है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है कि अगर प्रॉफिट होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। डिबेंचर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी नीड टू पे इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, बैंक लोन पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को माइंड में रखते हुए ये देखना है कि हम कितनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, कितना रिस्क हम बेयर कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमें सोर्स को सिलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले था कॉस्ट, कॉस्ट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फंड्स। जैसे हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो अंडरराइटर्स या ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ता है, अदर एक्सपेंसेस हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऐसे ही है, डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें भी ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को हमें कमीशन देना पड़ता है, और प्रोस्पेक्टस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इसी तरह बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। तो हमें ये देखना है कि किस सोर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम है। देखिए इक्विटी शेयर में सबसे ज़्यादा होती है, जो अंडरराइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कमीशन लेते हैं, डिबेंचर इशू से भी ज़्यादा कमीशन इक्विटी शेयर इशू करने में दिया जाता है। इसका मतलब वो कॉस्टली सोर्स है, बट सेफ है क्योंकि उसकी कॉस्ट फिक्स नहीं है। तो हमें ये देखना है कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फंड्स किस में सबसे कम है, उस सोर्स को हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव दिस पॉइंट लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें यह भी देखना है कि हमारे फिक्स कॉस्ट कितनी है। इस जो हम सोर्स चुनने जा रहे हैं उसके साथ और उसके बगैर। फिक्स कॉस्ट को देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है कि अगर हम डिबेंचर नहीं भी इशू करते तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बैंक लोन नहीं लेते तो इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा ना। उसके अलावा भी बहुत सारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, जैसे रेंट, जो बिल्डिंग है हमारे पास उसका रेंट देना पड़ेगा, जो हमने कोई मशीन वगैरह एक्वायर पहले से कर रखी है उसकी कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह है, वी हैव टू पे दैट। पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सैलरी स्टाफ की देनी पड़ेगी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कुछ हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज चलें या ना चलें वो हमें बेयर करने पड़ेंगे। प्लस सेकंड देखिए, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट तो फिक्स है, अगर हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं, लोन लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिए उस पर इंटरेस्ट देना होगा, और वो इंटरेस्ट का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो चाहे आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो वो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ क्या ऐड हो जाएगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा। अब हमें यह देखना है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऐसी है कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ फाइनेंशियल कॉस्ट को पे ऑफ कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। अगर है तो हम उस सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम ना डिबेंचर इशू करेंगे और ना ही हम बैंक से लोन लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश फ्लोज या प्रॉफिट इतने नहीं हैं कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएं। हाँ, अगर हैं तो हम उस सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, कैश फ्लो पोजीशन। ये कैश फ्लो पोजीशन वर्ड बार बार आता है स्टूडेंट, इसको समझिएगा। वी आर अंडरटेकिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, वी आर मेकिंग द सेल्स, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट सेल, डेटर्स एक्सेट्रा। कितनी जल्दी उनसे पैसा हमारे पास वापस आता है। अब समझिए, अगर सेल्स रेवेन्यू से हमारे पास इनफ्लोज फटाफट होते रहते हैं, यानी कैश इनफ्लो अच्छे हैं, हमारे पास कैश आता ही रहता है रेगुलर, कैश की कमी नहीं है, हालांकि आउटफ्लो भी है पर इनफ्लो अच्छा है, उस केस में वी विल बी इन अ पोजीशन टू पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। यानी अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी अच्छी है, इंटरेस्ट हम आसानी से दे सकते हैं, हम डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो इन सोर्सेज को हम इग्नोर करेंगे।
तो हम ना डिबेंचर इशू करेंगे ना ही बैंक से लोन लेंगे। 6th पॉइंट है, देखिए कंट्रोल कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल कंसिडरेशन, जो भी पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है वो होते हैं एक्चुअल प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। दे ऑलवेज विश कि कंपनी का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में रहे। समझिए बेटा इस बात को, आपने कंपनी स्टार्ट की, कमेंस की, आप उसके प्रोमोटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, आप हमेशा चाहोगे वो कंपनी पे कंट्रोल आपका रहे। लेकिन जब आप मैक्सिमम शेयर मार्केट में इशू करते रहोगे और मान लो वो शेयर किसी और ने सब्सक्राइब कर लिए, मान लो कंपनी के शेयर आपके पास 1 लाख हैं और नए शेयर इशू करते करते 1 लाख से ज़्यादा शेयर किसी और पर्सन के पास हो गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरपर्सन वो पर्सन होगा ना। यानी कंट्रोल खो दोगे आप कंपनी का। यानी नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने से आप कंट्रोल लूज कर सकते हो। यानी जो कंपनी आपने एस्टेब्लिश की थी उससे आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है। इसलिए इक्विटी शेयर के इशू को या तो अवॉइड करते हैं या नए इशू में से भी मैक्सिमम शेयर अपने पास रख लेने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रोमोटर्स को, ताकि कंट्रोल हमेशा उन्हीं के हाथ में रहे। हाँ, सेकंड चीज, अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्क के, तो ज्यादा इक्विटी शेयर बाहर इशू मत कीजिएगा, मार्केट में ऑफर मत कीजिएगा। आप क्या करें, डिबेंचर इशू करो। बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर्स नहीं होते, मेंबर नहीं होते। तो ये ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारी कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसा है? अगर बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट है, यानी तेजी का दौर है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन। यानी जब बुल पोजीशन है, बुल मार्केट है, तो उस केस में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लोग आसानी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब बेयर मार्केट है, कोई इक्विटी शेयर में मनी इन्वेस्ट नहीं करेगा, पीपल वांट फिक्स्ड इनकम, इन दैट केस डिबेंचर में लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस केस में आपको डिबेंचर इशू करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। दूसरे जो हमारे टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के, उनमें भी ये काम आने वाली चीज़ें हैं, वहाँ भी आपको काम आएंगे। जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टॉपिक होता है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। तो इनको आप सिर्फ लर्न ही ना कहें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स ऑल्सो। जब भी आप कोई बिजनेस करें या उसके बारे में स्टडी करें तो ये आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड समझने की कोशिश करें कि फाइनेंसिंग डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।